हेलो एंड वेलकम टू डेली करंट अफेयर क्लासेस। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या डेली करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट आपके महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं देश दुनिया भर की, उससे आप डेली अपडेट रहना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए है। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम 23 जून के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि बनती है। सबसे पहले हम देखते हैं 23 जून को हम और किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। इट इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे। दोज पीपल हु आर सर्विंग द पब्लिक, इट मीन्स की पीपल हु आर इन्वॉल्व इन गवर्नमेंट जॉब्स ऑल्सो, क्योंकि सरकारी नौकरी यही होती है और जो लोगों की सेवा कर रहे हैं तो पब्लिक सर्विस डे के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। डॉक्टर्स हो गए, इसके अलावा बहुत सारे जो पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं, इवन पुलिस आ गई, इसमें आर्मी हो गई, सभी लोग पब्लिक सर्विस में अवेलेबल हैं और इन सभी के कंट्रीब्यूशन को एक तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे। जून 23 को सेलिब्रेट करते हैं। इसी डे को इंटरनेशनल ओलंपिक डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। 23 जून को ओलंपिक, एज यू ऑल नो, ग्लोबल इवेंट है। बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स इसमें टेक प्लेस करते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है कि रिसेंटली 2024 में 2024 में ओलंपिक होने वाले हैं और आप ये बताइए कि ये ओलंपिक किस पर्टिकुलर जगह पे शेड्यूल किया गया है, कौन सी जगह पे ओलंपिक होंगे इस बार। 2024 के ओलंपिक कहां खेले जाएंगे ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, ठीक है। चलिए, तो हमेशा की तरह जैसे हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि एक बार हम चेक कर लें कि कितना हमें आता है, हम कितना अपडेट रह रहे हैं। क्वेश्चन है, हु रिलीजेस द एनुअल वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। एनुअल वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? WTO, वर्ल्ड बैंक, UNCTAD या फिर WEF। कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहा है आंसर तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी पर्टिकुलर वीडियो में हम इसके आंसर को भी ढूंढेंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए, फर्स्ट न्यूज है, FDI इनफ्लोज डिक्लाइन 43%, इंडिया ड्रॉप्स टू 15 इन UNCTAD's FDI रैंकिंग की इंडिया लगभग 15 रैंक ड्रॉप कर गया है। किस चीज में अगर हम बात करते हैं तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो इनफ्लो होता है, जो बाहर की विदेशी कंपनियां आती हैं किसी देश के अंदर और अपना इन्वेस्टमेंट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ कंपनी या दूसरे कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है, मर्जर करती हैं, तो वो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं वो क्या हुआ है? डिक्लाइन हुआ है। 43% डिक्लाइन की बात की जा रही है। इसमें इंडिया का रैंक भी घटा है और दिस डिक्लाइन ओवरऑल देखा जाए तो बहुत सारे जो देश हैं जिनका ग्लोबल इकोनॉमी में एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, वो सभी देशों पे इसका असर देखने को मिल रहा है। सो इंडिया स्लिप्ड 7 रैंक्स टू 15, यानी 7 रैंक स्लिप करके इंडिया 15 रैंक पे आ गया है इन द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रैंकिंग इन 2023 एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट रैंकिंग में FDI के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें इंडिया जो है वो 15th रैंक पे आ गया है, जो कि पहले से 7 रैंक कम हो गया है। फेल 43% टू $28 बिलियन, अ रिपोर्ट रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो याद रखिए, ये जो रिपोर्ट है कौन पब्लिश करता है? दिस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय UNCTAD। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर भी है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। रिपोर्ट ऑल्सो सेड दैट ओवरऑल FDI इन द वर्ल्ड डिक्लाइन बाय 2%। ये भी बात कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया भर में 2% जो FDI था, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी देश के अंदर, वो 2% डिक्रीज हुआ है, ठीक है। अब उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज दैट कि इनसिक्योर होना, कि कंपनियां जो हैं अब ज्यादा सिक्योर फील नहीं कर रही हैं दूसरे देशों के अंदर इन्वेस्ट करने में, तो एक सबसे बड़ा रीजन हो जाता है। उस इनसिक्योरिटी के पीछे बहुत सारे रीजन हो जाते हैं, राइट। सो अमंग द टॉप 20 FDI रेसिपिएंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, देयर हैज बीन अ ड्रॉप इन द FDI इनफ्लो ऑफ इंडिया, चाइना, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जो मेजर कंट्रीज हैं, मेजर इकोनॉमी है जिनकी, उन कंट्रीज के FDI में भी एक ड्रॉप देखने को मिल रहा है इंडिया के साथ साथ। एनुअल वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ऑफ UNCTAD हाइलाइट्स, क्या हाईलाइट करता है? इट हाइलाइट्स द ट्रेंड्स इन द FDI वर्ल्ड वाइड, कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या ट्रेंड चल रहा है पूरी दुनिया भर में, और साथ में रीजनल और कंट्री लेवल जो इमर्जिंग मेजर्स हैं टू इंप्रूव इट्स कंट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट, कि सिर्फ वर्ल्ड वाइड लेवल पे नहीं, रीजनल लेवल पे, कंट्री लेवल पे भी
ये एफडीआई के रोल को दिखाता है और किस तरीके से डेवलपमेंट में और इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, क्योंकि एफडीआई एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी देश के डेवलपमेंट में, राइट। So World Investment Report 2024 mentioned that there has been a general decline in the FDI during 2023 और 2023 में इस डिक्लाइन की बात कही जा रही है, हुआ है ड्यू टू द कॉशियस अप्रोच अडॉप्टेड बाय मल्टीनेशनल कंपनीज। तो मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं यही कंपनीज हैं जो एफडीआई करती हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती हैं, और इन कंपनीज ने अब जो अप्रोच है वो कॉशियस कर लिया है। कॉशियस मतलब कि अब काफी ध्यानपूर्वक और ड्यू टू सम अदर रीजंस, मान लीजिए कुछ रेगुलेशंस होते हैं दूसरे देशों के अंदर कि आप अगर बाहर की कंपनी है इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इतना सारा सब कुछ टैक्स वगैरह और चीजें देनी पड़ेंगी, तो वो सब जो अप्रोच है वो अब और कॉशियस हो गया इन कंपनीज का, और इसीलिए वो इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम हुआ है। इट आइडेंटिफाई अनसर्टेन ग्लोबल ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, इकोनॉमिक फ्रैक्चरिंग ट्रेंड्स and trade and geopolitical tensions। geopolitical tensions में it includes all the countries having relations, दो देशों के बीच किस तरह का कोऑपरेशन है। आप देखिए रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है 2 सालों से, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इजराइल पैलेस्टीन और जो ये हमारा मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं इसमें कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो उन सबका असर पड़ता है। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जो होती हैं किसी देश की, सप्लाई जो होता है, इन सब पे असर पड़ता है। चेन डाइवर्सिफिकेशन एज ए मेजर फैक्टर इन द डिक्लाइन इन द इन्वेस्टमेंट ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट फाइनेंस विच इज इंपॉर्टेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डिक्लाइन बाई 23%। इसके अलावा जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट फाइनेंस होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है वो 23% डिक्लाइन कर गया है 2022 के कंपैरिजन में। क्रॉस बॉर्डर मर्जर एंड एक्विजिशन ऑफ कंपनीज, कि जो बाहर की कंपनियां आके दूसरी कंपनी के साथ, किसी देश की कंपनी के साथ मर्ज कर लेती हैं और अपना इन्वेस्टमेंट करती हैं, वो 46% डिक्लाइन हो गया है, ठीक है। एंड मर्जर एंड एक्विजिशन इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एफडीआई फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे कि इंडिया हो गया, तो ऐसे देश में यही होता है कि बाहर की विदेशी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी आके इंडिया की किसी कंपनी के साथ मर्ज करके और फिर डेवलपमेंट का काम करते हैं। यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है इसमें, और साथ में उस देश की भी प्रोग्रेस होती है। एफडीआई टू द डेवलपिंग कंट्रीज फेल बाय 7%, which is equal to $867 billion, and the FDI to developing Asia fell by 8%, which is again like $621 billion का डिक्लाइन हुआ है। There was a rare decline in FDI to China. FDI also fell in India, West Asia and Central Asia. अगर हम बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD जो है, इट इज परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है और टाइम टू टाइम ऐसे रिपोर्ट पब्लिश करके कंडीशंस बताता रहता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या कंडीशन है किसी देश के अंदर, क्योंकि एफडीआई एक मेजर रोल प्ले करता है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इन 1964। 2004 एट इट्स 60th एनिवर्सरी इसके नाम को चेंज कर दिया गया और फिर नाम रख दिया गया यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, राइट। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज टू प्रमोट ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट न्यूज। हाँ जी, अगला करंट अफेयर है, इट इज रिलेटेड टू इंटरिम लोकसभा प्रो टर्म बोल सकते हैं या इंटरिम लोकसभा स्पीकर को लेके है। इसको लेके काफी कॉन्ट्राडिक्शन भी चल रहा है, क्रिटिसिज्म चल रहा है। अगर हम बात करते हैं बाई कांग्रेस अपोजिशन पार्टी जो है इस समय, ठीक है, लोकसभा के अंदर, तो होता ही है एज यू ऑल नो कि जैसे कि जब लोकसभा का एक 5 साल का जब टेन्योर कंप्लीट होता है तो सभी एमपीज रिजाइन कर देते हैं, लेकिन जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो रिजाइन नहीं करते हैं। उनका रेजिग्नेशन तब होता है जब नया स्पीकर, मतलब नई गवर्नमेंट इलेक्ट कर ली जाती है और उसके बाद फिर से एमपीज जो हैं, जो कि 24 को यानी एक दिन बाद 23 जून के बाद 24 जून को वो फिर से ओथ लेंगे और वो जो ओथ एंड एफर्मेशन सेरेमनी होगा उसको एंट्रिंग जो लोकसभा स्पीकर होंगे वो दिलवाएंगे, ठीक है। मतलब ये अभी परमानेंट नहीं रहेंगे, एंट्रिम रहेंगे और बाद में फिर जो नए एमपीज होंगे वो मिल के फिर से इलेक्ट करेंगे कि लोकसभा का स्पीकर कौन हुआ। तो वो जो टाइम पीरियड रहेगा जब जो पुराने फॉर्मर जो लोकसभा स्पीकर थे, जैसे ही वो रिजाइन करते हैं और दूसरे नए लोकसभा स्पीकर जब तक इलेक्ट नहीं होते तब तक के बीच का कार्यकाल देखने के लिए प्रो टर्म स्पीकर या इंटरिम स्पीकर होते हैं, ठीक है। तो ये कंपलसरी हो जाता है, आपको मैं बताऊंगा कौन से आर्टिकल के तहत। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज अपॉइंटेड 7-time लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतुआरी महताब ऑफ भारतीय जनता पार्टी।
अब इसमें क्वेश्चन ये आ रहा था कि कांग्रेस क्यों क्रिटिसाइज कर रही है इस चीज को, कांग्रेस क्यों अपोज कर रही है इनके अपॉइंटमेंट कह लीजिए, क्यों अपॉइंटमेंट को अपोज कर रही है? क्योंकि कांग्रेस का कहना अब होता यह है कि नॉर्मली जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है उसको ये इंटरिम स्पीकर बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे तो ये 7 बार एमपी रह चुके हैं, और यहाँ पे एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं होता एज वाइज, यहाँ पे एक्सपीरियंस का मतलब होता है कितने साल आप एज ए एमपी इलेक्ट होके आए हैं, ठीक है। तो ये एज वाइज नहीं, 7 बार एमपी रह चुके हैं ये। इसके अलावा एक ऑलरेडी कांग्रेस के एमपी हैं, वो सुकुमार करके हैं आई थिंक, जहां तक मुझे याद है, अभी मुझे नाम प्रॉपर नहीं याद है इस समय, एक बार चेक करना पड़ेगा, बट जो है वो 8 बार एमपी रह चुके हैं। तो कांग्रेस कह रही है कि उनको पार्लियामेंट्री कमेटी ने इग्नोर किया और इनको बना रहे हैं, तो दैट इज नॉट गुड। ये ट्रेडिशन वाइज होना चाहिए। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ मेंशन है? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। एक ट्रेडिशन जैसे बन जाता है कि इलेक्ट करना है और फिर ये तब तक वो तो होता ही है प्रोटम के लिए कि लोकसभा स्पीकर होगा, उसी के कहने पे ही बाकी जो एमपीज होंगे वो ओथ लेंगे, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि परमानेंट जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है उसको बनाना ही कंपलसरी है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये प्रोटम स्पीकर के रूप में, इनका नाम है भारतुआरी महताब ऑफ भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, इनको इलेक्ट किया जाए। दिस इंफॉर्मेशन वाज प्रोवाइडेड बाय द यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर। जो नए पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर बने हैं किरण रिजिजू, इन्होंने इस बात की अनाउंसमेंट किया, ठीक है, और राष्ट्रपति ने इसके ऊपर एक साइन कर दिया, अपना एग्रीमेंट दे दिया। फर्स्ट सेशन ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड 18th लोकसभा स्टार्ट्स ऑन 26 जून 2024। इतना नहीं है, अभी तो यहाँ नहीं पहुंचे हम, ठीक है, 2024। एंड नॉर्मली द सीनियर मोस्ट न्यूली इलेक्टेड मेंबर, जो सीनियर मोस्ट न्यूली इलेक्टेड मेंबर होते हैं लोकसभा के, वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रो टर्म स्पीकर के रूप में। ये कन्वेंशन है, कोई रूल नहीं है। द वर्ड प्रो टर्म इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एक हैंडबुक ऑन द वर्किंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मेंशन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रो टर्म स्पीकर। तो एक हैंडबुक है, जितना भी पार्लियामेंट के कामकाज होते हैं उसका भी एक रूल कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है, उस तरीके से काम करना होता है। उसी हैंडबुक में ये लिखा हुआ है कि ठीक है, एक प्रो टर्म स्पीकर होगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 94 of the Indian Constitution, the Speaker of the former Lok Sabha resigned just before the first sitting of the newly elected। तो जो फॉर्मर लोकसभा के स्पीकर हैं, जैसे ही न्यू इलेक्टेड एमपीज आते हैं, बैठते हैं, जो कि 24 जून को होने वाला है, वो रिजाइन करेंगे और फिर प्रोटेम स्पीकर जो होंगे वो सबको नया ओथ जो होंगे शपथ दिलवाएंगे एज ए एमपी। So it means that 17th Lok Sabha Om Birla has to resign before the convening of the 18th Lok Sabha। तो हमारे पुराने फॉर्मर जो एमपी लोकसभा स्पीकर हैं वो हो गए हैं अब ओम बिरला, और इस बार 18th लोकसभा स्पीकर के एंट्रीम जो चुने गए हैं, यानी प्रोटम जो चुने गए हैं, वो हो गए हैं अभी कौन? दैट इज अभी आपको स्टार्टिंग में मैंने नाम बताया, जस्ट ए सेकेंड, भारतुहारी मेहताब, ठीक है। According to Article 95 of the Constitution, if the office of the Speaker and the Deputy Speaker is vacant, then the President appoints a member of the Lok Sabha as the Speaker। अगर कभी ऐसा हो गया तो आर्टिकल 95 में लिखा गया है कि अगर स्पीकर नहीं है और डिप्टी स्पीकर नहीं है फिर उनकी पोस्ट को तब तक संभालने के लिए, तो उस केस में प्रेसिडेंट जो चाहे वो लोकसभा के किसी मेंबर को एंटरिंग प्रोटम स्पीकर बना सकते हैं। Thus the President uses his provision of the Constitution to appoint a प्रोटेम स्पीकर। इसीलिए प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो प्रोटेम स्पीकर बना सकते हैं। आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द न्यू लोकसभा, द लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ऑफ यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर्स प्रिपेयर अ लिस्ट। तो एक लिस्ट तैयार होती है सीनियर मेंबर्स की, एंड न्यूली इलेक्टेड लोकसभा में से ही एक लिस्ट तैयार होती है। एक तो प्रोटेम बनाए जाएंगे और प्लस उनको हेल्प करने के लिए एज ए स्पीकर 3 और मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। So seniority is decided on the basis of number of times the MP has been elected in the Lok Sabha. List consists of 4 members and it's submitted to the Ministry of Parliamentary Affairs, Prime Minister for identifying a member as a Speaker pro tem and another 3 members। जैसा मैंने कहा 3 members और होंगे जो pro tem स्पीकर के साथ साथ और इलेक्ट किए जाएंगे ताकि उनको एक तरह के असिस्ट कर पाए जो कामकाज होता है पार्लियामेंट का। List containing the name of the pro tem speaker identified by the Minister of Parliamentary Affairs, Prime Minister,
पार्लियामेंट्री अफेयर्स प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल के बाद वो फॉरवर्ड किया जाता है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट उसके अकॉर्डिंग ही अपना एक्ट करते हैं। नॉर्मली ज्यादातर केसेस में प्रेसिडेंट जो है अग्री करते हैं उस चीज के साथ। प्रोटेम स्पीकर के फंक्शन क्या है एक बार देख लेते हैं। तो आर्टिकल 99 के अनुसार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अ न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा हैज टू टेक एन ओथ ऑफ मेंबरशिप। ऐसा नहीं है कि प्रोटेम स्पीकर के लिए ये है, जो न्यू इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको मेंबरशिप का ओथ लेना होता है, शपथ ग्रहण करनी होती है बिफोर द प्रेसिडेंट और अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन हर बिहाफ। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है कि इसके लिए प्रोटेम स्पीकर को, अब आप सोच के देखिए टोटल जो है 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी 543 एमपीज हैं हमारे पास। अब ये 543 एमपीज जो हैं अलग अलग करके एक एक करके क्या लेंगे, ओथ लेंगे। ठीक है, अपने अपने तरीके से इनके अपने रीजनल लैंग्वेज में भी ये ओथ लेते हैं, उसमें मेंशन किया गया है, आप देखेंगे संस्कृत में भी लेते हैं, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, अपना जो लोकल लैंग्वेज है तमिल जो भी है इन सब लैंग्वेज में लेते हैं ये ओथ अपने अपने तरीके से, राइट। तो 543 एमपीज को दिलवाना वो भी काफी टाइम टेकिंग प्रोसीजर हो जाता है, लगभग 2 दिन लग जाते हैं इसमें, तो मेहनत का काम है। परफॉर्मेंस ऑफ द ओथ टू बी टेकन बाय न्यूली इलेक्टेड मेंबर मेंशन इन द 3rd शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ओथ कैसा होगा उसमें क्या बोलना है वो 3rd शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। फर्स्ट फंक्शन ऑफ प्रोटेम स्पीकर एंड द 3 अदर मेंबर्स जो उनके साथ असिस्ट करेंगे कि नए जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं लोकसभा के उनको ओथ दिलवाएं। ठीक है, यही काम रहेगा। एंड द सेकेंड फंक्शन ऑफ प्रोटेम स्पीकर इज टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ न्यू स्पीकर। और दूसरा काम रहेगा कि अब ये प्रोटेम है तो परमानेंट जो परमानेंट तो नहीं, मतलब जो लोकसभा के स्पीकर हैं जो परमानेंट तरीके से लोकसभा के स्पीकर फिर इलेक्ट किए जाए, मतलब जब तक लोकसभा रहेगी 18th लोकसभा। The day the newly elected speaker, deputy speaker assumes their office, the office of the protem speaker automatically lapse। तो जिस दिन नए हमारे सेलेक्ट कर लिए जाएंगे स्पीकर, उस दिन फिर प्रोटेम स्पीकर का जो था ऑफिस वो लैप्स कर जाएगा। न्यूली अपॉइंटेड प्रोटेम स्पीकर भारतुहरि मेहताब ये रिप्रेजेंट करते हैं कटक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो कि उड़ीसा में है, एंड ही वाज इलेक्टेड फ्रॉम द कटक सीट। बीजू जनता दल पार्टी से बिलोंग करते हैं जो कि अलाइड पार्टी है, किसकी अलाइड पार्टी है, किसकी, बीजेपी की, एनडीए के अंदर है। हाउएवर दिस टाइम ही स्विच्ड फ्रॉम द बीजू जनता दल टू द भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा और करेक्शन है कि बीजू जनता दल से ये भारतीय जनता पार्टी इन्होंने ज्वाइन कर लिया था इलेक्शन होने के जस्ट पहले, और फिर इस बार 7वीं बार इनको इलेक्ट किया गया। नेक्स्ट है सेंटर ब्रिंग्स इनटू फोर्स स्ट्रिंजेंट लॉ टू कर्व इरेगुलरिटीज इन एग्जाम्स। आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट हॉट न्यूज बन रखी है दैट इज नीट का जो पेपर हुआ था और पेपर लीक का जो पूरा केस आया है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन चल भी रहा है। अभी गवर्नमेंट भी इस समय बहुत ज्यादा एक्शन में आ गई है। ऑब्वियस सी बात है कि जो देश का फ्यूचर बनाने वाले जो लोग हैं उनके फ्यूचर की बात आ रही है, तो इसमें फिर से अब स्टेप लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि स्ट्रिंजेंट लॉ हम बनाएंगे, ऐसे कानून, और बनाया गया है। ठीक है, अब उसको ऑलरेडी ये चीज पास हो गया था पार्लियामेंट के अंदर, अगर मैं बात करूं फरवरी में, लेकिन वेट किया जा रहा था क्योंकि जो हमारा नया कानून संशोधन बना हुआ था जिसमें इंडियन पैनल कोड की जगह अब हिंदी में जो आपका नाम आ गया था कि इस तरीके से कानून लागू किया जाएगा, उसका वेट कर रहे थे कि जुलाई में जब नया पार्लियामेंट सिटिंग होगी उसमें ये पास किया जाएगा। बट क्योंकि ऐसा केस सामने आ गया कि इसमें चारों तरफ से आंदोलन होने लगा है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बहुत बन गया है, और होना भी चाहिए क्योंकि आप देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसके लिए बच्चे इतनी मेहनत करके प्रिपरेशन करते हैं और उसके बाद फिर अचानक से कहीं से एक ऐसी न्यूज आ जाती है कि पेपर लीक हो गया, वो भी नीट लेवल का जब पेपर लीक होता है और इसमें बहुत मेहनत करके बच्चे अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, उनका पूरा सेक्रीफाइस आप कह लीजिए एक तरह से होता है प्रिपरेशन में, और उसके बाद कुछ लोगों की वजह से पूरा एग्जाम रीशेड्यूल करना पड़ा, फिर से दोबारा री एग्जाम करवाया जा रहा है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। इसके बाद दूसरे एग्जाम जो हैं उनको भी आगे की न्यूज में भी मैं बताऊंगा, आज नहीं तो कल वाली न्यूज में आपको देखने को मिलेगा कि इसके बाद फिर नेट का एग्जाम जो है वो भी कैंसिल करना पड़ा क्योंकि उसमें भी ये डर था कि लीक वाला जो कुछ केस निकल के आ रहा था। सो पब्लिक एग्जामिनेशन Prevention of Unfair Means Act 2024, a strict law was notified by the Indian government and went into force on June 21, 2024। ठीक है कि अब 21 जून से ये जो लॉ है जिसको बोला जा रहा है पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024, जिसको बोला जाएगा प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स,
कि नीट के एग्जामिनेशन में जैसे पाया गया है कि शायद बिहार से कोई गिरोह जो है, ग्रुप जो है, वो इसमें इन्वॉल्व था जो पेपर सॉल्व कर रहा था, ठीक है। तो उसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कोई ऐसी घटना हो रही है। हमारे देश के अंदर जो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी की अगर हम बात छोड़ दें तो बाकी जो एग्जाम्स होते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के ही, इनमें हम देखते हैं कि कई जगह से लीक होने की या फिर कहीं पे कोई गिरोह शामिल था जो चीटिंग करवा रहा था, ऐसी न्यूज आता रहता है। बट इस बार इसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, चलो अच्छी बात है, एक्शन लेना भी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। द गोल ऑफ द लॉ इज टू लेसन द थ्रेट ऑफ द चीटिंग एंड एनोमलाइज इन द नेशंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की यही जो गोल है, एक इसी गोल के साथ बनाया जा रहा है कि चीटिंग कम हो, ठीक है, चीटिंग ना हो। और फिर भी एक चैलेंज तो रहेगा कि क्या इसके बाद चीटिंग नहीं होगी। और इससे रिलेटेड जो बाकी डिटेल में इसकी इंफॉर्मेशन है कि क्या है इसके अंदर, वो अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा पर्टिकुलरली इससे रिलेटेड कि क्या क्या ये कानून है और इसकी क्या कुछ डिटेल्स हैं, राइट। सो अनाउंसमेंट ऑफ द लॉ टेक्स एन इंपॉर्टेंस इन द लाइट ऑफ द यूजीसी नेट अंडर ग्रेजुएट नीट। अभी ये जो दोनों एग्जाम जो है, पेपर लीक का जो खबर आया है, यूजीसी नेट की बात हो या फिर नीट के एग्जामिनेशन में कि एक ही बार में 70+ स्टूडेंट ने एक ही पर्टिकुलर नंबर लेके आए टोटल, ठीक है। तो ये कैसे हो गया, इसकी बात की जा रही है। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल 2024 वाज पास्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इन फरवरी। दोनों हाउस से ये पास हो चुका था, इसको बस एसेंट भी मिल चुका है। इसका प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इसको अपना एसेंट दे दिया था 12 फरवरी, टर्निंग इट इनटू ए लॉ। इसको कानून बना दिया गया था, इसको बस अभी इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। एज आई टोल्ड यू ना कि जो चलिए इसके ऊपर मैं बात करता हूं। द एक्ट एम्स टू प्रिवेंट अनफेयर मींस इन द पब्लिक एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूपीएससी, यानी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो पब्लिक एग्जामिनेशन होते हैं उसकी बात की जा रही है। जैसे रेलवे रिक्रूटमेंट हो गया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हो गई, बैंकिंग रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हो गया, और इसके अलावा और भी जो एग्जाम जो आगे गवर्नमेंट को लगेगा कि इसको पब्लिक एग्जामिनेशन का ही पार्ट माना जाए तो गवर्नमेंट उसको ऐड कर सकती है नोटिफिकेशन निकाल के, ऐसा कहा जाए। कहने का मतलब कि देखिए प्राइवेट कंपनीज भी बहुत सारे एग्जाम लेती हैं और भी बहुत सारी बॉडीज होती हैं जो एग्जामिनेशन लेती हैं, लेकिन इस कानून के तहत ये जो पब्लिक सर्विसन यहाँ पे जो नाम मेंशन किए हैं ये सब इंक्लूडेड होंगे, ठीक है, जिसमें आपकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी आ जाती है। According to the act, alleged malpractice cases will be investigated by an officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police या Assistant Commissioner of Police। इससे हायर रैंक के जो लोग हैं वो इन्वॉल्व होंगे इन्वेस्टिगेशन में। Central government has the power to hand over the investigation of such malpractices to any central investigation agency, कि वो इस ऐसे केसेस को किसी भी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जैसे कि सीबीआई वगैरह है, इनको ये हैंड ओवर कर दे सकते हैं ये केस, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर हो। अब इसमें ना स्ट्रिंजेंट इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें प्रॉपर एक फाइन लगाया गया है कि 1 करोड़ तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है अगर गिरोह शामिल है उसमें, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाली बात आ रही है, 10 साल से ज्यादा सजा। मैंने कहा इसका डिटेल जो है अगर आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो मैं पूरी खबर उसमें आपको दे दूंगा, क्योंकि आज करंट अफेयर कवर कर रहे हैं तो इतनी डिटेल में फिर वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा। इंडियन डॉक्यूमेंट्री बैग्स गोल्डन कॉन्च एट MIFF। तो इंडियन डॉक्यूमेंट्री जो है, कौन सी डॉक्यूमेंट्री है एक बार देखते हैं। जून 21, 2024 18th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 कंक्लूडेड, विनर्स ऑफ सेवरल कैटेगरीज रिसीविंग देयर ट्रॉफीज एट द 18th MIFF। MIFF क्या है? मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। निष्ठा जैन्स फिल्म गोल्डन थ्रेड took up the esteemed golden conch award for the best documentary। तो निष्ठा जैन की जो मूवी है जिसका नाम है गोल्डन थ्रेड, इस मूवी को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड दिया गया है। कहां पे? मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। एट द ओपनिंग ऑफ द 18th MIFF, renowned wildlife filmmaker Subbiya Nalmuthu received the 18th V शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और इनको दिया गया है शांताराम अचीवमेंट लाइफ टाइम अवार्ड, ठीक है, लाइफ टाइम शांताराम अचीवमेंट अवार्ड। एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया था MIFF 2024, जो बाईएनियल है यानी 2 साल में एक बार होता है, विच वॉज रन बाय द नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इन मुंबई। एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री, ये सब चीजें इसमें नॉमिनेशन का काम होता है। ये सारी इवेंट्स जो हैं इंक्लूडेड रहते हैं।
The awards are the 18th MIFF 2024 were given in 5 section, international, national, sponsored, special और technical। ये इस particular section में ये award दिए जाते हैं, ठीक है। इंडिया बिकेम वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट। इंडिया जो है डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट के मामले में तीसरे नंबर पे आ गया है, सबसे बड़ा, ठीक है। तो क्या है कि मतलब भारत के अंदर ही जो एयरलाइन सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं पैसेंजर के फॉर्म में, गुड्स के फॉर्म में, वो सारी चीजों के मामले में अगर हम कहें तो अब हम थर्ड लार्जेस्ट ऐसी कंट्री बन चुके हैं। अचीव्ड सिग्निफिकेंट एंड माइलस्टोन्स इन इट्स डोमेस्टिक एविएशन सेक्टर ओवर द पास्ट डिकेड, इमर्जिंग एज द वर्ल्ड्स third largest market for domestic airline by April 2024. This marks a remarkable ascent from its 5th position 10 years ago. यानी अगर हम बात करते हैं तो पहले 5वें पोजीशन पे थे, अब हम 3rd पोजीशन पे आ गए हैं। तो एक तरह से इस चीज में हमारा डेवलपमेंट दिखाया जा रहा है, ड्रिवन बाय रोबस्ट ग्रोथ एंड स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट्स अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीडरशिप। की कहीं ना कहीं इसका कुछ क्रेडिट गवर्नमेंट को जाता है, गवर्नमेंट को ही जाना चाहिए, ठीक है। कुछ क्यों, पूरा क्रेडिट तो नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में ये चीज देखने को मिल रहा है। ओवर द पास्ट 10 years इंडिया हैज डिमॉन्स्ट्रेटेड हाईएस्ट एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट इन एयरलाइन सीट्स कैपेसिटी, जो कि 6.9% बढ़ा है, ठीक है, सीट कैपेसिटी के मामले में अगर हम बात करते हैं। दिस ग्रोथ हैज कैटेपुल्टेड इंडियाज डोमेस्टिक एयरलाइन कैपेसिटी टू अप्रोक्सीमेटली 15.6 मिलियन सीट्स, जो कि इतना बढ़ के हम आ चुके हैं, जो बहुत ब्राजील और इंडोनेशिया को हमने सरपास कर लिया है। यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना रिमेन द लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट। अगर हम बात करते हैं तो इसमें यूएस पहले नंबर पे है, चाइना दूसरे नंबर पे है, और धीरे धीरे इंडिया 3rd नंबर पे आ गया है और धीरे धीरे और आगे बढ़ रहे हैं। दिस ग्रोथ अंडरस्कोर्स इंडियाज पोटेंशियल एज की प्लेयर इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री फॉर ईयर्स टू कम। एंड ये भी कहा जा रहा है कि इस बार हमने एयरपोर्ट्स जो हैं वो डबल कर लिए हैं, 74 से 157 इन द लास्ट डिकेड। पिछले 10 सालों में अगर देखा जाए तो हमने एयरपोर्ट्स डबल एयरपोर्ट्स बना लिए हैं, 74 से 157 कर लिए, ठीक है। चलिए, तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप दिस करंट अफेयर्स आर हेल्पफुल फॉर योर ऑन प्रिपरेशन। और इसके अलावा कुछ और भी टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके प्रिपरेशन में और हेल्प कर सकते हैं, इन पे आप और सेल्फ रिसर्च कर सकते हैं, जैसे कि की फैक्ट्स रिलेटेड टू रैटल प्रोजेक्ट, जो कि चेनाब रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है। ई सिगरेट्स क्या है, एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, सिगरेट का कोई एडवांटेज नहीं होता है। UNRWA क्या है, व्हाई हैव वेस्टर्न कंट्रीज पॉज्ड इट्स फंडिंग अमिड द गाजा वार, की उन्होंने फंडिंग क्यों रोक दी है गाजा वार को लेते हुए। एंड व्हाट आर द की प्रोविजन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, की क्या की प्रोविजंस हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज को लेके भी आप रिसर्च करके और इन सब टॉपिक्स पे अपना नॉलेज इनहैंस कर सकते हैं। सो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। आज जो हमने पढ़ा है उससे कुछ क्वेश्चन, एक रिवीजन भी हो जाएगा। तो हु रिलीजेस द एनुअल वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, तो ये मैंने आपको बताया था, यूनाइटेड नेशन CTAD, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। According to the World Investment Report of the UNCTAD, how much foreign direct investment was received by India in 2023? कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसीव किया गया। अब कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए छोड़ देता हूं कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप मुझे देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए कि कितने % की बात कही गई, ठीक है, राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, कहां पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। Who has been appointed as the प्रोटेम स्पीकर ऑफ द 18th लोकसभा, 18th लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर किसको अपॉइंट किया गया है, भारतुहरी मेहताब, ठीक है। सो भारतुहरी मेहताब जो है रिप्रेजेंट विच लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, कौन सी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, कटक। कटक कहां पे है, लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में, वेयर इज कटक। ओके, विच लॉ हैज बीन इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट टू प्रिवेंट इररेगुलरिटीज इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कौन सा लॉ पास किया गया है, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। ओके, हु इज द डायरेक्टर ऑफ द डॉक्यूमेंट्री फिल्म गोल्डन थ्रेड, कौन है इसकी डायरेक्टर, निष्ठा जैन। Recently, which country became world third largest domestic airline market? It should be very easy for you now, India. So this is all for today. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन।